A magnetic needle is kept in a non-uniform magnetic field it experience. हमने बोला है कि मैग्नेटिक नीडल को हक दिया है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसा है। और यहाँ पे अगर हमने मैग्नेटिक नीडल को एक रख दिया तो जो मैग्नेटिक नीडल होगा वो एक नेट टॉर्क है ना, एफ नेट भी जीरो नहीं होगा, है ना। और नेट टॉर्क एफ नेट जीरो नहीं है तो नेट टॉर्क कैसे जीरो हो सकता है, ये तो घूमना चाहेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ऐसे से ऑसिलेट करेगा। तो नेट टॉर्क एंड नेट फोर्स इज नॉट जीरो एंड मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स एंड अ नेट टॉर्क बोथ इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल पॉइंट P एंड Q इज 4, है ना। P और Q के बीच में टर्मिनल रेजिस्टेंस दे दिया है कितना, 4 इन द गिवन सर्किट, देन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस R इन द ओम। ठीक है, चलो सर सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये देखो सर, ये तीनों जो है ना, अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं ए मान लूँ, इस पॉइंट को बी मान लूँ, तो ये भी बी है, ये भी बी है और ये भी ए है। ए बी के बीच में ये है 1 2 और 3, ए बी के बीच में 3 है, मतलब हमने बोला ये तीनों पैरेलल में है। और पैरेलल में होंगे तो आर है एक का, तो ये हो जाएगा R/3 और ये हो गया ये आर और ये हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये आर 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 किस में है, सीरीज में, R/3 आर आर, तो ये हो जाएगा R/3 प्लस आर, दैट इज 4R/3। ठीक है, और 4R/3 और ये आर किस में है, पैरेलल में, तो 4R/3 इंटू आर अपॉन 4R/3 प्लस आर। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 4R² इंटू 4 7R, 7R/3 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 4R/7। ठीक है ना, तो 4R/7 इज इक्वल टू 4, तो R इक्वल्स टू 7, R इक्वल्स टू 7। In a potentiometer experiment, a cell of EMF 1.5 volt connected in the secondary circuit gives a balancing length of 165 centimeter of wire. If a resistance of 5 ohm is connected in parallel to the cell, ठीक है, पोटेंशियोमीटर सर्किट है जिसमें जो बैलेंसिंग लेंथ L1 दिया है 165 सेंटीमीटर, ओके, है ना। इफ द रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जो R रेजिस्टेंस लगा दिया है पैरेलल में, जो कि कितना है सर, 5 ओम। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेल, द बैलेंसिंग लेंथ, बाद में जो L2 हो जा रहा है R लगाने के बाद वो कितना है, 150 सेंटीमीटर के जितना है। द टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का टर्मिनल रेजिस्टेंस R क्या होगा। ठीक है, टर्मिनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होगा, R निकालना है। तो रेजिस्टेंस सर्किट ऐसा है, ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है, ठीक है ना, ये प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है, ओके। तो हमको बोला है, चलो सर हम जानते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस R होता है वो L1/L2 -1 इंटू आर, पोटेंशियोमीटर के ये क्या है, एप्लीकेशन है। तो हमने बोला L1 L2 हमको दे दिया गया है, तो L1 की वैल्यू आएगी 165/150 -1 इंटू आर की वैल्यू दे दी है 5। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 165 -150 मतलब 15/150 इंटू 5, दैट इज ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा हमारे पास, 1/2 दैट इज 0.5 ओम। और इन सीरीज RLC सर्किट द रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टेंस R, है ना। तो VRMS, ओके, अक्रॉस VRMS, अक्रॉस VRMS, ओके, VRMS अक्रॉस, है ना, पहले दे दिया है रजिस्टर के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस VRMS, ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस इज इक्वल टू 400 एंड VRMS across inductor is
700 ओम वोल्टेज, ठीक है। हमको बोला है इफ द अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ से हमको दे रहा है सर ई की वैल्यू दी है, देन द वोल्टेज ना पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है ना वी नॉट अक्रॉस कैपेसिटर हमको पता लगाना है। तो हमने बोला जो वोल्टेज जो सोर्स का है वो कितना है, वी नॉट इज इक्वल टू ऑफ सोर्स है ना, वी नॉट ऑफ सोर्स इज 400√2। सो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी हो गई, वी नॉट बाई √2 दैट इज 400, और हमारे पास जो वी सोर्स होगा है ना वो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम हमारे पास इसकी वैल्यू दे दी है, ये सब आरएमएस के लिए, ये आरएमएस के लिए है, ये भी आरएमएस के लिए, ये भी आरएमएस के लिए, ये भी आरएमएस के लिए, इसकी वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू दे दी है, इसकी वैल्यू पूछिए तो हमको ये निकालना, चलिए निकाल लेते हैं, हमने बोला ठीक है। तो ये हो जाएगा 500 स्क्वायर इक्वल्स टू 500 स्क्वायर इक्वल्स टू हमने बोला एक्सएल माइनस एक्सी दैट इज 700 माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स आर दिया 400 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 500 स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 500 2500 है ना, ये आ जाएगा कम 300 का स्क्वायर, ओके 300 का स्क्वायर आएगा, और 700 माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया, तो एक्सी आ जाएगा 700 माइनस 300 दैट इज 400 आ गया हमारे पास एक्सी, ये एक्सी है 400 आ गया एक्सी, ठीक है ना। ये हमारे पास बात समझना, ये एक्स सॉरी वीसी है, सॉरी वीसी है यार, ये वी है ना, सब वी है, ये सब वी है। तो ये वी आर एम एस आया है अक्रॉस कैपेसिटर इज 400, और वी नीड टू फाइंड, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बोला है पीक वोल्टेज, हमको आर एम एस नहीं निकालना, ऑप्शन में आर एम एस भी दिया है। तो वी नॉट अक्रॉस कैपेसिटर इज 400 इंटू √2 है ना। सोलेनॉइड हैज एन इंडक्टेंस ऑफ, एक सोलेनॉइड है जिसका इंडक्टेंस दे दिया है कितना, सोलेनॉइड हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 50 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.025, it is connected to a battery, how long will it take for the current to reach 1/2 of its final equilibrium value। इक्विलिब्रियम वैल्यू आई नॉट होती है, तो आई नॉट बाई 2 कितने टाइम में होगा ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम जानते हैं आई डैश बराबर आई नॉट है ना, डिस्चार्जिंग एल आर सर्किट में, डिस्चार्जिंग आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, और हमने बोला आई की वैल्यू कितनी है, कितने समय पर निकालना है, जब आई की वैल्यू आई नॉट बाई 2 हो जाए, ठीक है ना। तो ये आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और ये जब इधर आएगा तो ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, ये 1 माइनस है ना हाफ दैट इज हाफ। अब ई को मैंने जब नीचे ले आए, जब ई माइनस है इसको नीचे ले आऊँगा तो 2 बराबर ई की पावर टी बाई टाउ, ठीक है ना। इसको ई को नीचे ले आया नेगेटिव साइन इसीलिए, तो ई जब उधर जाएगा तो ये ln2 है ना टी बाई टाउ, तो जो टी आएगा वो टाउ ln2 आएगा, टी कितना आएगा टाउ, टी आएगा टाउ ln2, और टाउ जानते हैं एल आर सर्किट में L बाई आर होता है, और RC सर्किट में R इंटू सी होता है, ठीक है ना। तो L बाई आर, एल की वैल्यू हमको दी है कितनी 50 इंटू 10⁻³ मिली हेनरी, अपॉन हमको R की वैल्यू दी है 25 इंटू 10⁻³ इंटू ln2, ये खलासी हो जाएगा 2 ln2, और ln2 की वैल्यू होती है 0.7 या फिर 0.69 थी, तो 0.7 अगर मैं मान लूँ तो ये हो जाएगा 1.4, मतलब 1.38। The linear charge density on upper half of a segment of ring is lambda, अपर हाफ में दे दिया है लैम्डा जो कि पॉजिटिव है, नीचे हाफ में दे दिया है माइनस लैम्डा, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज, ओके। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, हमने बोला सर ओरिजिन में पॉजिटिव वे से है ना अवे की तरफ, पॉजिटिव वे से अवे और नेगेटिव की टुवर्ड, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये आएगा ओसी में, अलोंग ओसी। A point charge is surrounded by 8 identical charges at a distance r as shown in the figure.
how much work is done by the force of electrostatic repulsion when the point charge at the center is moved to infinity। ठीक है ना सर, वर्क डन बोला है तो वर्क डन का पहले बात वर्क डन सोचते ही और हम पे चार्ज का है ना वर्क डन क्वेश्चन पूछा और हमने चार्ज का सिस्टम देखा तो क्या सोचना है, वर्क डन मतलब क्यू डेल्टा वी। ठीक है, तो क्यू है ना डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस इनिशियल, वी इनिशियल वी फाइनल माइनस इनिशियल फाइनाइट हो जाएगा सर, फाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इनिशियल कितना होगा, ठीक है ना। तो सेंटर पे हम जानते हैं पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, और हमको बोला है वर्क डन इन सराउंडिंग एट चार्ज डिस्टेंस है ना, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट की वजह से है ना, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। ठीक है ना, तो ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट की वजह से नेगेटिव आएगा है ना, क्योंकि फोर्स इधर लगेगा और हमको ले जाना उधर है। ठीक है ना, तो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट की वजह से नेगेटिव आएगा। और वर्क डन अगर हमने बोला किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, तो क्या आ जाएगा क्यू वी इनिशियल आ जाएगा। क्यू हमको पता है कितना है 8Q इंटू वी इनिशियल, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो KQ/R होगा, KQ/R होगा पोटेंशियल सेंटर पे। तो सेंटर पे चलो रिंग तो है ही नहीं, सब चार्ज कर लेंगे 8Q है ना, 8Q ये हो जाएगा है ना 8, ऐसे नहीं सर मैंने बोला ऐसे बोलना चाहता हूँ मैं, ऐसे ये यहाँ पे मैंने बोला Q है हमारे पास है ना, Q 8 है बिल्कुल, और पोटेंशियल 1 की वजह से कितना होगा KQ/R। तो हमारे पास जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो 8Q² आएगा, और K भी है साथ में, K मतलब 1/4πε0, तो 8Q²। A square loop ABCD carrying a current I is placed near a and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I। ठीक है, तो हमने बोला एक हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है और इसके साइड में कंडक्टर रख दिया है। करंट कैसे बहाएं, करंट कैसे बहाएं, ठीक है ना। चलो सर मैंने बोला सपोज मैंने क्लॉकवाइज अगर करंट मान लिया, तो ये डिस्टेंस अगर कम है तो B जो होगा यहाँ पे डिस्टेंस, हम जानते हैं फोर्स जो होता है ना, फोर्स जो होता है पर यूनिट लेंथ है ना, जो हम लोग को एक इंपॉर्टेंट याद रख लेना है सर, हमने बोला एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, जब दो वायर हैं यहाँ पे उल्टा होता है, सेम वाली चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, सेम डायरेक्शन में जो चीज़ चल रही है वो क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, और अपोजिट में जो जाएंगी क्या करेंगे, रिपेल करेंगी। ये हम कॉन्सेप्ट एक बना लेते हैं। यहाँ पे सेम दुनिया में हर जगह नेगेटिव अपोजिट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, यस, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगी, सेम चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है ना, ठीक है, तो ओके ठीक है ना, ठीक है। हमने बोला सर अब बताओ जरा, अब देखते हैं, रुको, ये रहा हमने पास, ये रहा सर क्लॉकवाइज, मैंने मान लिया, मान लिया, ठीक है। हमने बोला कि यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज अगर बह रहा है तो यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ना, वो हमने बोला सर μ0/4π इंटू 2I1I2, ऐसे ही रखना, नीचे को कटाना मत, नीचे को 2 से मत कटाना, ये 2 ऊपर में है याद रख लेना, 2 से नीचे को मत कटाना, बात को याद रख लेना। ठीक है सर, μ0/4π I1I2 बाई डिस्टेंस D। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात किया सर डिस्टेंस कम है, इस केस की बात करता हूँ इस वायर पे, क्योंकि इस वायर का तो सर यहाँ पे तो फोर्स इसकी वजह से 0 हो जाएगा, तो हमको ये दोनों चीज़ देखनी है। ठीक है ना, तो इस वायर पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो यहाँ पे डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, इस वायर पे फोर्स ज़्यादा होगा और ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और इस वायर पे फोर्स कम होगा जो कि रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ये, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे रिपल्सिव होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। अट्रैक्टिव जो है ना, अट्रैक्टिव जो है वो ज़्यादा है, तो ये नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कब, जब हम क्लॉकवाइज में करंट लेंगे तो। देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी अट्रैक्टेड बाय द कंडक्टर ओनली इफ द करंट फ्लो इन द लूप इज क्लॉकवाइज। यस, in the cyclotron, if a deuteron can gain an energy of 40 mega electron volt, then the proton can gain an energy of, ठीक है, ड्यूट्रॉन इतना तो प्रोटॉन कितना। ठीक है, तो हमने बोला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब बच्चा जानता है, हाफ mv², और v की वैल्यू हम जानते हैं, रेडियस बराबर क्या होता है mv/qb इन मैग्नेटिक फील्ड। तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, v की वैल्यू आ रही है r/m। यहाँ से ये m की डायरेक्टिव पोजीशन ये मत निकालना भाई, हमको वेलोसिटी के बारे में पता ही नहीं है, हमको किसके बारे में पता है ना, साइक्लोट्रॉन है तो उसका जो डायमीटर होगा वो फिक्स होगा, एक तो r की वैल्यू फिक्स होगी, ठीक है ना, b की वैल्यू फिक्स होगी, चार्ज तो दोनों में उतना ही होगा, मास इनवर्स है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो हाफ m v² करूँगा तो वो 1/m² होगा,
है ना। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। काइनेटिक एनर्जी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई, मास के। मतलब हमने बोला काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 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 m2, है ना। m2 जो होगा किसका, प्रोटॉन का मास m है, न्यूट्रॉन का मास 2m होता है, डबल होता है, ठीक है ना। तो हमने बोला जो काइनेटिक एनर्जी K2 होगा, है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल का कितना है 46, तो हमारे पास बाद में आएगा 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। इफ विन कांस्टेंट, ओके, बी की वैल्यू दे दी हमको 3 × 10⁻, आपको दिख रहा होगा 3 × 10⁻³ मीटर दिया है, मीटर पर केल्विन, चलो ठीक है ना। हमने मीटर केल्विन 3 × 10⁻³ मीटर केल्विन दिया है, ओके। हमने बोला देन द टेम्परेचर ऑफ द सन हैविंग अ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो हमने बोला सर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, टेम्परेचर, ऐसे लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इज इक्वल टू b/t, ठीक है ना, ओके। तो हमने बोला हमको पूछा क्या है यार, हमको पूछा है टेम्परेचर बराबर b 3 × 10⁻³ और -3, सॉरी -3 है -3 अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू, ओके। टेम्परेचर तो निकालना, लैम्डा कितना है बे, लैम्डा है 5000 यार, 10⁻⁻7 एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो 10⁻⁻7 हो गया, और ये कितना होगा 10⁻⁻4 के जितना हो गया, ओके। हमने बोला 3/5, ओके, ऊपर ले जाओ जरा, तो ये 4 0 लगा दो, ये हो जाएगा 6000 टेम्परेचर आएगा, 6000 केल्विन, ओके। All the thermodynamic system is taken through the cycle P, Q, R, S, P, then net work done in the system is work done। हमारे पास क्या होता है, PV ग्राफ, एरिया देख लेना जरा, गलती हो जाती है लोगों को, जैसे ही देखते हैं एरिया निकाल लेते हैं, अरे भाई किस चीज़ के बीच का एरिया निकालना है, पीवी ग्राफ का एरिया देता है हमको वर्क डन। अगर वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ओके। ये पहले ध्यान रखना पीवी के ग्राफ है, ठीक है ना। और एरिया जो होता है ना यार पीवी के ग्राफ का, अगर वीपी दे दिया ऐसे, तो ऐसे देख लेना हमको एरिया, ये वाला एरिया देख लेना है, ठीक है ना, ओके। तो हमें यहाँ पे सर एरिया निकालना है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, अरे यार ये एंटी क्लॉकवाइज है यार, एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारे पास वर्क डन आएगा नेगेटिव, सिंपल सी बात है। और एरिया निकाल लेंगे तो हमने बोला ये एरिया आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इंटू इधर पैसा का डिफरेंस कितना आ रहा है 100 किलो 10 पास्कल 10⁻³ पास्कल मीटर में होता है, तो ये कैंसिल और 10⁻³ आएगा, तो ये 3 1 2 3, तो -20 जूल का वर्क होगा, -20 जूल का वर्क होगा, ओके। हमने बोला ठीक है। सपोज एन आइडियल गैस फॉलो वीपी की पावर 3 बराबर कांस्टेंट है, अभी पीवी नहीं दिया, वीपी की पावर 3 बराबर कांस्टेंट, इनिशियल टेम्परेचर टी है, इनिशियल वॉल्यूम वी है ना, इसको एक्सपांड कर दिया 27 वी में, टेम्परेचर टी डैश कितना होगा, यही हमसे पूछा गया। तो कोई बात नहीं, हम पीवी बराबर एन आर टी, क्योंकि हमको रिलेशन चाहिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का, और यहाँ पे दिया पी और वी का, तो पी को हटाना पड़ेगा, पी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, एन कांस्टेंट हटाओ, एन आर को हटाओ, टी/वी लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल। तो वी है ना, वी और टी क्यूब अपॉन वी क्यूब, तो इसको इससे हटाओ 2, बिल्कुल। तो टी क्यूब अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी क्यूब अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी क्यूब अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हमने बोला सर इनिशियल टेम्परेचर टी है, इनिशियल वॉल्यूम वी है, इसका क्यूब, फाइनल में टेम्परेचर क्या करना है टी डैश हो गया, इसका क्यूब अपॉन हमको वॉल्यूम कितना हो गया यार, गलती हो गई यहाँ पे हमने गलती कर दी, तो गलती कर सुधार लेते हैं, हमने बिल्कुल कोई गलती सुधारने के लिए कहते हैं, गलती क्यों की जाती है, सुधारने के लिए, ओके। हमने बोला गलती सुधारते हैं, हमने बोला यार इसको क्या करो इधर ले जाओ, है ना, तो T1 अपॉन T2 मैं लिख लेता हूँ, T2 की वैल्यू हमको निकालनी है बराबर V1 अपॉन V2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्योंकि इनवर्स है, ओके। तो हमने बोला वॉल्यूम पहले V था, हमने बोला उसको कितना कर दिया 27V कर दिया, इसको मैं इधर ले आता हूँ 2/3, और ये हो जाएगा T1/T2। तो हमने बोला सर इसका पहले क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट होगा 1 का 1 और 27 का 1/3, और 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर ये हो जाएगा T1/T2, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 91, T2 की वैल्यू 91 आ जाएगी, T2 की वैल्यू 91, ओके। PV diagram of cyclic process ABCD is as shown in the figure. Choose the correct statement. Okay, तो QA से B तक हमने बोला ये रहा ग्राफ कैसा, ऐसा,
ओके, पीवी ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ओके, ग्राफ कैसे चल रहा है? ऐसे चल रहा है, ऐसे। हमको बोला है क्यू ए से, डेल्टा क्यू फ्रॉम ए टू बी, डेल्टा क्यू फ्रॉम ए टू बी इज नेगेटिव, है ना। ए से बी में क्या हो रहा है यार? ए से बी में क्या है हमारे पास, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू हम जानते हैं डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। और वर्क डन जो होगा, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव डेल्टा क्यू भी नेगेटिव। पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? सही हो गया। पहला स्टेटमेंट सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। पहला स्टेटमेंट सही होने के बाद हम दूसरा स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हैं। हमने बोला दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यू बी टू सी, यू बी टू सी, बी से सी तक, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी बी से सी तक प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो, है ना, डेल टेम वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, डेल्टा टू हम लोग डेल्टा यू जाते हैं म्यू सी वी डी टी, और डी टी फाइनल माइनस इनिशियल, टेम्परेचर वही बढ़ेगा तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, तो सब सही है। The clock which the clock which keeps correct time at 20 degrees Celsius, the clock which gives correct time at 20 degrees Celsius has a pendulum rod made of brass. How many second will it gain or lose per day when the temperature fall to 0? मतलब डेल्टा टी हमको दे दिया 20, तो क्या करना है सर? सिंपल सी बात है, डेल्टा एल बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी आपको पता है, ठीक है ना। और हमको ये पता टाइम पीरियड जो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, सॉरी रूट एल। तो डेल्टा टी बाई टी एरर ले लेते हैं, डेल्टा टी बाई टी एरर, यार दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सिंपल सी बात है, एरर नहीं लेते, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डेल्टा टी बाई टी बराबर हाफ, ओके, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाई एल। अब इस डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू मैं यहाँ से अगर लिखूँ तो ये आ रहा है अल्फ़ा डेल्टा टी, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा तो हमारे पास जो डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा डेल्टा टी आएगा, ठीक है ना। तो हमने बोला है 1 डे में टाइम गेन लिखा है, सॉरी टाइम गेन और लॉस इन 1 डे, तो ये जो टी है ना वो 1 डे होगा, और 1 डे में जो हमारे पास सेकेंड होते हैं वो 8 4 नहीं लिखते, चलो हमने बोला अपना ऐसे ही लिख लेते हैं। हमने बोला 60 इंटू, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं 84600, देखो 8 फिर 4, सॉरी 86400, यार ऐसे नहीं होता ना, 8 के बाद 6, ऐसे मैंने भी याद रखा था, अभी मैं भी गलती कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 फिर 6 फिर 4, ये भी है ना उल्टा चलना है, इवन नंबर। हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? अरे सबको एक साइड कर लेते हैं, सबको एक साइड कर लेते हैं, सबको एक साइड कर लेते हैं, सबको एक साइड कर लेता हूँ मैं, रुको 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 रुको। तो डेल्टा टी बराबर आएगा हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी आई है? 18 इंटू 10⁻16 और -6, सॉरी हमने बोला डेल्टा टी 20 दे दिया है, इंटू जो टी है ना वो कितना 86400, ठीक है। तो ये जो सॉल्व करने पे आएगा वो कितना आएगा? ये 18 इंटू 1 2 3 जीरो तो हटा दिया, 10⁻³ लगा दिया अपॉन 864 इंटू 18, 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी, 6 8 जा 48 और 3 51 का 1 5 कैरी, 8 8 64 और 5 69, 64 और 5 69, 0 4 6 8, तो ये कितना आया? 2 5 15 का 5, एक कैरी 7, और ये हो जाएगा 15, 8 7 15, और -3 10 पर यहाँ पे मैंने तो 15.5 सेकेंड। A mixture of 250 gram of water and 20 gram of ice at 0 degrees Celsius is kept in a calorimeter of water equivalent 50 gram. ओके है ना। एक हमारे पास क्या है? कैलोरीमीटर है, जिसमें हमारे पास जिसका एक वाटर इक्विवेलेंट कितना है, इस कैलोरीमेट्री भी एब्जॉर्ब कर रही है थोड़ी मोड़ी, तो हमने बोला इसका ग्राम है 50 ग्राम, तो ग्राम, ठीक है ना सर, एमसी की वैल्यू दे दी है इसकी, है ना, हीट कैपेसिटी। ओके, और हमने बोला यहाँ पे आइस भी है, यहाँ पे वाटर भी है, तो आइस का दे दिया है कितना? आइस का मास दे दिया है 2200 ग्राम, और वाटर का मास दे दिया है हमारे पास 250 ग्राम। ये वाटर है और ये आइस है, ठीक है। तो हमको बोला है, देखो ओके है ना, तो ठीक है, जब हमने बोला कि इफ़ 200 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पास टू द मिक्सचर, अगर इससे हमने क्या पास किया? स्टीम पास किया, है ना, स्टीम पास किया, है ना, 200 ग्राम ऑफ स्टीम पास किया इससे, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर में
जो टेम्परेचर होगा, सॉरी टेम्परेचर नहीं सर, वाटर 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 कितना होगा, ये वाटर का अमाउंट हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो वाटर निकालते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इस जो जो आइस है उसको मेल्ट कर देते हैं, पानी को, है ना, पानी को भी हम क्या कर लेते हैं, स्टीम तक पहुंचा देते हैं। सो स्टीम तक क्या, 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी वाटर तक, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस तक जब वाटर तक पहुंचाएंगे तो वो क्या करेगा, देखो जो स्टीम है ना वो थोड़ा सा ठंडा होगा, उसका थोड़ा सा पानी बनेगा, वो पानी से जो हीट रिलीज हुई वो क्या करेगी, है ना, पानी बनने में, स्टीम से जो पानी बनने में जो हीट रिलीज हुई, वो जो हीट होगी ना वो आइस को, वाटर को और कैलोरीमेट्री को 100 डिग्री सेल्सियस तक लाएगी, ठीक है ना। तो आइस जो होगा वो कितना ग्राम है, आइस का अमाउंट है हमारे पास 200 ग्राम, आइस है 200 ग्राम, ओके। आई से 200 ग्राम, तो पहले इसको मेल्ट कर देता हूँ वाटर में, तो 200 इंटू कितना हो गया 80, दैट इज 16,000 कैलोरी, तो इसमें लगेगा। अब पानी बन गया बिल्कुल सब, अब सब पानी बन चुका है, तो इतना, ठीक है ना, पानी जो हो गया सब पानी हो गया, मतलब 200 ग्राम अब वाटर हो चुका है। अब 200 प्लस वाटर, 200 ग्राम वाटर, 250 ग्राम पहले से वाटर था, है ना, और प्लस 50, क्योंकि 50 भी हमने कैलोरीमेट्री को भी ले जाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है ना। कैलोरीमेट्री जो होगा, कैलोरीमीटर भी, सॉरी कैलोरीमेट्री नहीं सर, कैलोरीमीटर जो होगा वो भी एब्जॉर्ब करेगा, कैलोरीमेट्री नहीं होता, सॉरी कैलोरीमीटर, ठीक है ना। तो हमने बोला ये हो जाएगा हमारे पास 500 ग्राम को ऊपर ले जाना पड़ेगा 100 डिग्री पे, 500 है ना, 300 200 500 इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू 100, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 50,000 कैलोरी इसमें लगेगी। तो हमारे पास टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना हुआ, टोटल हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1600, आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए 1600 कैलोरी प्लस 50,000 कैलोरी, ठीक है ना, टोटल कितना आ गया 66,000 कैलोरी, इतना टोटल लगा। और ये जो होगा ना, ठीक है ना, ये हीट कितना मास है ना, ये जो इतना हीट कितना मास पिघलने से, सॉरी कितना मास पिघलने से नहीं, कितना मास स्टीम से वाटर बनने में, वो मास को क्या करेंगे हम, जो पानी का जो अमाउंट था यहाँ पे उस पर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इतना मास क्या हुआ स्टीम से पानी में हुआ, तो स्टीम का, है ना, हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इतना होता है, ये 0, तो 6600/54, इसकी वैल्यू m, तो 6 9 जा 6 11 100 जा 9 1 जा 9 1 जा, और ये हो जाएगा 20 में 2 जा, फिर 20 to 112 ग्राम वाटर यहाँ से आया। और इनिशियली हमारे पास, देखो मैं गलती क्या करता हूँ, मैं भी गलती एक बार कर चुका सर, यहाँ पे 200 ग्राम हमारे पास क्या है, पानी है, सॉरी 200 ग्राम हमारे पास पानी आ गया वो आइस की वजह से, और 250 ग्राम वाटर, ठीक है ना, मैं 100 डिग्री सेल्सियस से बात कर रहा हूँ, ठीक है, 250 ग्राम वाटर। मैंने जल्दी में क्या किया, 50 को भी ऐड कर दिया, यानी 50 को ऐड नहीं करना, 50 तो कैलोरीमीटर का है ना यार, वो तो अमाउंट में नहीं आएगा, वाटर के अमाउंट में अमाउंट में नहीं आएगा, तो ये 450 प्लस 122 करना है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 522 ग्राम। जल्दी में अगर ध्यान से नहीं करोगे तो कितना आ जाएगा, 622 आ जाएगा, अगर जिसने भी 50 को ऐड कर दिया उसको इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि नहीं आना चाहिए। द लीनियर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इज, लीनियर डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग इज, चलो लीनियर डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट से पहचान सकते हैं 1.3 × 10⁻⁴, ओके। और a transverse wave is propagating on a string and it described by the equation y is this where x and y is measured into m and t, then tension पूछा है। तो जो ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी हो रही है t by mu होती है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी चाहिए वो क्या होता है, वी के सर वेलकम, ठीक है ना। तो v की वैल्यू क्या होगा, ओमेगा बाई के, और ओमेगा मतलब t का कोफिशिएंट है 30 और k x कोफिशिएंट 1, तो 30 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ गई। तो 30 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। हमसे क्या पूछा है, टेंशन बताना है, या टेंशन बताना है, तो v बराबर √t बाई म्यू, तो इसका v² इंटू म्यू बराबर t, v² मतलब 900 इंटू म्यू 1.3 इंटू 10⁻⁴ बराबर t, 1 2 10⁻⁻2, 9 3 27 का 7, 2 कैरी, 9 1 जा 9 और 2 11, 11.20⁻⁻2 इज इक्वल टू टेंशन, ओके। अपने को तो क्या करना है, आसपास निकाल लेना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.11 है ना, 0.117 मतलब 0.12। A body start from rest with uniform acceleration if its velocity after nth second is v,
इफ ना इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकेंड, ठीक है। n सेकेंड एक स्टार्ट करता है रेस्ट से, u जीरो है इनिशियल, ठीक है ना, स्टेट से स्टार्ट कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो क्या बोलो, जय जय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं जय जय थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ठीक है। तो हमने बोला सर v बराबर इनिशियली जीरो है और बाद में क्या हो जाएगा, है ना, बाद में क्या हो जाएगा वो छोड़ो। हमने वो बोला है कि देखो सर हमारे पास अगर हम क्या करें, कंसेप्ट ये है कि हमने आंसर निकालना डिस्प्लेसमेंट ये वाला का। तो n सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है n सेकेंड में, और n-2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो और हम यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें और यहाँ से डिस्टेंस निकाल लें और दोनों क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये जो n माइनस, है ना, तो लास्ट के 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये लास्ट 2 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो आंसर आ जाएगा। तो यही तो करना है हमने को। तो चलो सिंपल सी बात है, हमने बोला जब वो यहाँ से यहाँ जा रहा था तो टाइम कितना लगेगा, सॉरी जो डिस्टेंस होगा वो जीरो से, इनिशियल वेलोसिटी सेकंड में इक्वेशन मोशन लगा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस हाफ ए को ए मान लो इंटू टी स्क्वायर एन स्क्वायर, क्योंकि एन दिया है हमको, ठीक है ना, और S1 मान लिया ना पूरा, और S2 मतलब n-2 सेकेंड में, है ना, लास्ट के 2 सेकेंड को ख़त्म माइनस करके जो टाइम आ रहा है उसमें, तो हाफ ए इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, S1 माइनस S2 करना है, जिससे हमको डिस्प्लेसमेंट आएगा 2 सेकेंड में, लास्ट के 2 सेकेंड में, ठीक है। तो S1 माइनस S2 हाफ ए, है ना, n स्क्वायर माइनस हाफ ए n-2 का होल स्क्वायर। अब मैंने हाफ ए कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर माइनस n-2 का होल स्क्वायर। तो जरा मैं इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ ए n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज -2 इंटू 2n माने 4n प्लस 4, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 4, ये हो जाएगा हाफ ए, है ना, तो इससे इसके कैंसिल कर दिया और ये हमारे पास कितना आ गया, हाफ है। जो डिस्प्लेसमेंट लास्ट 2 सेकंड में आएगी, है ना, लास्ट 2 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कितनी आएगी, इतनी आएगी 4n-4, ओके। और ए की वैल्यू हमको पता नहीं है, हमें ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, तो हमने बोला सर इनिशियली जीरो था, तो v बराबर u प्लस ए टी, यू जीरो है, हमने बोला a इंटू एन, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, v बाई एन आ रही है, तो a की वैल्यू v बाई एन आ रही है, तो हम यहाँ पे रख देते हैं a की वैल्यू v बाई एन रख लेते हैं हमने यहाँ पे। तो हाफ a की वैल्यू v बाई एन इंटू 4n-4, चलो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4/2 v बाई एन इंटू n-1, ये हो गया 2 v बाई एन इंटू n-1 इन द डिस्टेंस ट्रैवल इन द लास्ट 2 सेकेंड, 2v बाउन n इंटू n-1, ठीक है ना। अ बॉल इज वेटेड अपवर्ड फ्रॉम अ टॉप, a ball is weighted from, है ना, a ball is weighted from the top of a tower with velocity 50 मीटर पर सेकेंड making an angle 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाया कि इसको हम लोग ऐसे फेंक दिया विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो हाइट दिया टावर का 70 मीटर हाइट दिया टावर का। आफ्टर हाउ मनी सेकंड द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने सेकंड बाद जो बॉल होगा वो ज़मीन पे आएगा, कितने सेकंड बाद जो बॉल होगा वो ज़मीन पे आएगा। तो ज़रा बताइए, बताता हूँ, रुकिए, कितने सेकंड बाद बॉल ज़मीन पे आएगा। तो चलो सर, हमने बोला यहाँ से यहाँ तक आप क्या करो यार, हमने वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, क्वाड्रेटिक बनने वाला है तो सावधान। तो 70 -70 क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी y में वो कितनी थी, है ना, ये v इंटू ये इधर वाला कॉस हो जाएगा, इधर वाला साइन हो जाएगा, तो साइन हमको चाहिए, तो v, है ना, 50 इंटू साइन 30 आधा मतलब 25 था ऊपर की तरफ, 25 इंटू टी, यानी पूरे यहाँ से यहाँ तक मैं कंजर्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस एक्सप्रेशन नीचे हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, ओके। तो जरा देखिए सर, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ओके। तो सबको 5 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो ये माइनस कितना आएगा, माइनस, है ना, 14 बराबर 5t माइनस टी स्क्वायर, ओके। तो ये कितना आएगा, जब मैं उसको उधर ले जाऊँगा तो टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14, टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 14 बराबर 0। तो मैं इसको जब इसको क्या करूँगा,
स्प्लिट करूँगा तो टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 2t माइनस 14 बराबर 0। जब मैं यहाँ से t कॉमन ले लिया तो t माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया प्लस 2 तो t माइनस 7 बराबर 0। तो t प्लस 2 और t माइनस 7 बराबर 0 तो t बराबर माइनस 2 और t बराबर प्लस 7। तो प्लस 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। If the figure MA in the figure MA is equal to 2, MB is equal to 4, for what minimum value of F A starts slipping over B? कम से कम कितनी वैल्यू है ना, एक हमारे पास A है और एक हमारे पास क्या है B है। यहाँ पे म्यू दे दिया है हमने को 0.2 और सरफेस और इसके बीच में म्यू दे दिया हमने को कितना, ओके 0.4। तो हमने बोला जरा फ्रिक्शन निकाल लेते हैं ए और बी के बीच में, और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं एफ, ओके। और हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है स्टार्ट स्लिपिंग ओवर द, ठीक है। तो हमने बोला जरा बताइए कितना फोर्स लगाएं, फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ए स्टार्ट स्लिपिंग ओवर बी, है ना। तो फ्रिक्शन बिटवीन, है ना, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी जो होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहा हूँ, लिमिट, है ना। तो जो हो जाएगा वो म्यू दैट इज 0.2, अरे यार 2/10 इंटू मास ए का कितना दिया है 2 और बी का मिल दिया 4, ठीक है ना, ओके। तो 2 इंटू 10, ठीक है। तो हमारे पास 4 न्यूटन का फ्रिक्शन आ गया इस पे। और सरफेस एफ बी और ग्राउंड के बीच में हमने बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, जब भी फ्रिक्शन क्वेश्चन आए लिमिटिंग वैल्यू पहले निकालना चाहिए। तो 4/10 इंटू टोटल मास हो जाएगा 60, तो 6 4 24 न्यूटन यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है। तो हमको बोला क्या है, हमसे ये बोला गया है कि देखो सर हमारे पास बताओ जरा कितना फोर्स लगाएं एफ की, ये जो ए है ना बी पे स्लाइड करना चालू करे, ठीक है। तो स्लाइड करने के लिए जो फोर्स इस पे लगना चाहिए, है ना, तो स्लाइड करने के लिए जो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, कुछ इतना होगा। तो 4 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा है, 4 = 2 इंटू ए रिक्वायर्ड फॉर, है ना, ए रिक्वायर्ड फॉर स्लाइडिंग, ठीक है ना। तो कम से कम इसका एक्सेलरेशन जब स्लाइड करेगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 तो इसका नहीं होगा, सिस्टम का होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो 2 हो गया वो एक्सेलरेशन आ गया। तो एफ नेट, है ना, एफ माइनस, सरफेस पे अगर मैं बोलूँ, अगर मैंने बी की एफ बी डी देखी तो बी में एफ इधर लग रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा एफ बी और ग्राउंड वाला जो कि 24 है। तो हमने बोला एफ की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो एफ माइनस 24 बराबर एम ए, एम बोले तो दोनों का मास 6 इंटू 2, दोनों एक्सेलरेशन चलें, ठीक है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12 प्लस 24 दैट इज एफ, 12 प्लस 22 दैट इज एफ, है ना, 12 प्लस 24 दैट इज एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, ओके, ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 36 न्यूटन, 36 न्यूटन आएगी। एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 36 न्यूटन आएगी, ठीक है, ओके। अ पैराबोलिक बाउल विथ इट्स बॉटम एट ओरिजिन हैज शेप y बराबर x²/20. Here x and y are in meter, then the maximum height at which the small mass m can placed on the bowl without slipping. लास्ट में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं ना भाई, जो क्वेश्चन है उसको लास्ट में कर लेना चाहिए यार, बिल्कुल। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, जिस कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा यार, जिसमें ज्ञान नहीं रहे हो उसको लगाना, मतलब लास्ट में लगाना चाहिए, जो नहीं जान रहे हो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता फिर उसको लगा के बेकार है फिर। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कोलिजन, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक, नहीं सर, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इन इलास्टिक हो। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन इलास्टिक बट मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, गलत बोल रहा तो भी, है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन इलास्टिक, यस, थोड़ा सा एनर्जी का लॉस हो जाता है बट मोमेंटम इज कंजर्व, ये सही हो जाता है। लेकिन चौथा ऑप्शन पढ़ लेना है, स्टेटमेंट वाला सब पढ़ना चाहिए। टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, नहीं, इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं होता काइनेटिक एनर्जी। In the shown figure, if all the surface are smooth and the two masses are allowed to move, then the center of mass of the system will move, ठीक है ना। तो जो हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि हमारे पास ये ब्लॉक ऐसा है कि ये ब्लॉक जो होगा ना, ये ब्लॉक इधर जाएगा, ये ब्लॉक इधर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास होगा वो अब नीचे जाएगा, सेंटर ऑफ मास मूव डाउनवर्ड।
A child is standing at one end of a long trolley moving with speed v. एक चाइल्ड है जो कि ट्रॉली है जो कि v वेलोसिटी से जा रही है, इस पे इन पे खड़ा हुआ है बच्चा। ओके बच्चे, नेक्स्ट है ना, इफ द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड द अदर एंड ऑफ द ट्रॉली विद स्पीड u, ये इधर जाना चालू कर दे सपोज, ठीक है ना, चालू कर दिया है ना, toward the other end of the trolley with speed u, then center of mass of the system that is trolley plus child will move with। ठीक है, देखो सर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो फाइनल वही रहेगी, इनिशियल भी था, सेंटर ऑफ मास का तो फाइनल भी रहेगा। A molecule of mass m moving at its velocity v elastically impinges on the wall at an angle of alpha with wall। अल्फा एंगल किसके साथ है? वॉल के साथ। गलती नहीं होनी चाहिए, अल्फा एंगल किसके साथ है? वॉल के साथ। हमको बोला है चेंज मोमेंटम, हम जानते हैं 2mv cos थीटा होता है, और थीटा कहाँ से होता है? परपेंडिकुलर से। तो 2mv cos थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा दैट इज साइन अल्फा, 2mv साइन अल्फा हो जाएगा। The impulsive reaction on the wall is 2mv cos alpha, का तो impulsive reaction on the wall is 2mv sin alpha। Yes. A hollow vertical cylinder of radius r and a height h has a smooth internal surface. A small particle is placed in contact with inner side of the upper rim। हमारे पास क्या बोल रहा है कहानी, सीनरी ऐसी है सर, केस कैसा है? सीन ऐसा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, यहाँ से उसको फेंका और ऐसे ऐसे घूमते 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 वो इस पॉइंट से निकल रहा है, इस पॉइंट को P बोला है, इस पॉइंट को Q बोला है, ठीक है ना। हॉलो वर्टिकल सेंटर ऑफ रेडियस R एंड हाइट H, इसका हाइट दे दिया है H, इसका रेडियस दे दिया है R, एंड स्मूथ इंटरनल सरफेस है ना। A small particle is placed in contact with inner side of the upper rim at a point P. It is given a horizontal speed v0 tangential to the rim. It leaves the lower rim at a point Q vertically below. The number of revolution made by the particle is। चलो टाइम क्या लगेगा? टाइम हमारे पास 2h/g फ्री फॉल का समय जैसे लगता है वैसे लगा दो, और टाइम जो होगा चलो सर एक चक्कर लगाने में, ऐसे घूमने में टाइम कितना लगेगा? ऐसे चक्कर घूमने में टाइम कितना लगेगा? उसको घूमने में चक्कर लगेगा टाइम बराबर 2πr/v0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो 2πr/v0 एक चक्कर लगा में समय, और सपोज ये n चक्कर लगाता है तो टोटल समय जो लगता है वो 2h/g लगता है। तो हमारे पास उसने बोला कि जरा बताइए हमको किसकी वैल्यू, n की वैल्यू हमको बतानी है, n की वैल्यू हमको बतानी है। चलो बताता हूँ रुको। तो n की वैल्यू हमारे पास आएगी, n की वैल्यू हमारे पास आएगी √2h/g, n बराबर v0/2πr, √2h/g, ये आ गई n की वैल्यू, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। The acceleration of the body due to attraction of the earth at a distance 2r from the surface of the earth is। ठीक है, तो हम जानते हैं g डैश बराबर g0 है, h हाइट पे जाने के बाद h अपॉन r का होल स्क्वायर, 1/h प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये h होता है सर, याद रखना ये सरफेस से, आदमी गलती यही करता है, सरफेस से ले लेते हैं, कोई सेंटर से ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है सरफेस से, अगर क्वेश्चन देता है सेंटर से तो हमको माइनस करना पड़ता r को, ठीक है ना। तो यहाँ पे सरफेस से दिया, कोई बात नहीं, अच्छा दिया हमारे लिए, 1 प्लस सरफेस दिया 2/2r/r का होल स्क्वायर, दैट इज हमारे पास है ना g/3 का उसका g/9। Two bodies of mass m1 and m2 are initially at rest placed infinitely distance apart। दो पार्टिकल थे अपने ना इनिशियली रेस्ट पे थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा था पहले, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा था पहले। दे आर देन टेकन ऑन, दे आर देन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, देन रिलेटिव वेलोसिटी व्हेन दे रीचेस आर इज। ठीक है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी चलो, पहले काइनेटिक एनर्जी 0 था, पहले पोटेंशियल एनर्जी 0 था, सपोज वो r डिस्टेंस पे आ गए है ना, दोनों का सेम था, काइनेटिक एनर्जी दोनों का 0 था, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का 0 था, जब r डिस्टेंस आ गए दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? -g m1 m2/r, इसका भी -g m1 m2/r। जब पोटेंशियल एनर्जी इतना आया मतलब काइनेटिक एनर्जी आया होगा, ठीक है ना। तो हमें एनर्जी कंजर्व करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है ना। तो हमने बोला काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा वो कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 आर इनिशियली एट रेस्ट। ओके, हमने बोला ठीक है ना, बिल्कुल। तो जब वो आपस में आ गए तो हमने क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो ये दोनों इनिशियली 0 था, जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर हो जाएगा, दैट इज -g m1
m2/r, और ये होता है हाफ m1v² बराबर -g m1m2/r। इसको हटा दिया है ना, इसको हटा दिया ठीक है ना। और हमने बोला ज़रा बताइए हमको v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, नेगेटिव साइन को हटा देते हैं। हमने बोला सर हमको तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड देखना है ठीक है ना। तो ये हो गया 2gm2/r, 2gm2/r, ये हो गया v1 है ना, v1 आ गया हमारे पास √2gm2/r। उसी तरह जब हम कैलकुलेट करेंगे तो v2 आएगा √2gm1, v2 कटेगा आपकी बार है ना, 1r। हमको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों इधर से आ रहा है इधर आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी ना ए की बी के रेस्पेक्ट में होगी, दोनों को ऐड कर देंगे ठीक है ना। तो √2gm1 + m2, गलती मत करना, r। A particle move so that its acceleration is given by, एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन दे रहे हैं हम किसका, -bx, ओके, वेयर x is displacement from the equilibrium position and b is the positive constant। टाइम पीरियड चाहिए, हम जानते हैं a बराबर -ω²x, सो b = ω², ओमेगा बराबर √b, और हम जानते हैं टाइम पीरियड कितना होता है 2π/ω, और ओमेगा कितना हो जाएगा, अरे सर टाइम पीरियड हमको पूछा ना, 2π ω की वैल्यू मैंने निकाल ली है √b, 2π/√b ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। फॉर व्हाट वैल्यू द एनर्जी ऑफ द बोथ द पार्टिकल, टोटल एनर्जी बोलता हूँ सर काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी जो होता है वो ½ k⁴, तो ½ k1a1² बराबर ½ k2a2²। तो ये हमारे पास हाफ कैंसिल, k1 जो हो जाएगा m⍵1² a1² बराबर है ना, के की वैल्यू यही होती है। हमने बोला इनिशियल ओमेगा जो होगा √, पहले आता है तो हमारे पास √k/m होगा, और बाद में टाइम पीरियड जो आता है ना 1/2π√L/g, सॉरी टाइम पीरियड जो होता है ना बाद में वो कितना होगा, टाइम पीरियड जो बाद में आता है वो कितना होगा, स्प्रिंग के लिए बता रहा हूँ, टाइम पीरियड जो आएगा 2π√g/m। टाइम पीरियड बाद में पढ़ते हैं इसलिए जी बाद में आएगा ठीक है। ओके सॉरी सॉरी यार ये गलत कर दिया यार, m/k, सॉरी यहाँ पे m/k आएगा, m/k है ना। टाइम पीरियड जो लिखेंगे स्प्रिंग पेंडुलम का √, आएगा m/k। जल्दी में इधर हो जाता है, लेकिन नहीं, पहले के आता है ना अल्फाबेट पहले, तो पहले जो पढ़ा था w है ना, ओमेगा पहले पढ़ते हैं इसीलिए ओमेगा में के पहले आएगा और बाद में ये उल्टा ठीक है। तो हमने बोला m1 ω1 m दोनों का सेम आइडेंटिकल पार्टिकल बोला है, तो ω2² × a2², ठीक है। तो जरा हम देखें सर ω1 की वैल्यू हमको दिया 10, ω1² 100 इंटू a² 16 = ω2² ω² इंटू a2² 5 का 25, 1 × 4 का 16, 4 × 64 का अंडर हो जाएगा ओमेगा बराबर 8 आएगा। A cubical block is floating in the liquid with half of its volume immersed in liquid. A cubical block is floating in the liquid with half of its volume immersed in the liquid when the whole system accelerates upward with a net acceleration of g/3. A cubical block is floating in the liquid with half of its volume immersed in the liquid when the whole system accelerates upward with a net acceleration of g/3. हमने एक बाल्टी को ना यहाँ रख दिया, उसको लिफ्ट में रख दिया, g/3 से ऊपर जा रहा है। तो बताइए इसको जो पहले हाफ डूबा हुआ था अब कितना डूबा हुआ होगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं सर, सिंपल सी बात है, दोनों सेम रहता है, जितना डूबा हुआ सेम रहता है। ये इंपॉर्टेंट है ना, कॉन्सेप्ट याद रख लेते हैं ना, क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे हर बार, अभी सॉल्व कर लेता हूँ लेकिन बाद में हर सॉल्व नहीं करेंगे है ना। तो लिफ्ट में डालने के बाद जितना डूबा हुआ है उतना डूबा है, लेकिन कैसे होगा देखते हैं सर है ना। वेट फ्लोटिंग जब लिफ्ट में नहीं था तो जो फ्लोट कर रहा था तो mg बराबर वेट दैट इज रो ऑफ लिक्विड v इनसाइड v/2 इंटू जी। जब बाद में जब वो है ना ऊपर जाएगा तो जो मास होगा वही बढ़ेगा, g+a हो जाएगा है ना, सॉरी मास तो नहीं बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा है ना। और जो रो लिक्विड तो वही रहेगा, और v इन बाद का इंटू जी जो होगा ना वो g+a बाद में होगा। तो ये g+a कैंसिल, दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा m से m कैंसिल, g से g कैंसिल, ओके। लिक्विड से लिक्विड कैंसिल, तो जो v इन बाद में आएगा वो v/2 ही आएगा।
ठीक है, इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट अ वर्टिकल 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर. The water rise up to a height of 10 centimeter due to capillary action. If the water temperature increases, then now height of the water column in हाइट ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज. पहले जब हमने बोला एक कैपिलरी थी जिसमें हमारे पास पानी राइज करता था, पहले कैपिलरी थी जिसमें पानी राइज करता था कितना, है ना, 10 सेंटीमीटर तक. लेकिन जब हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया. टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा. सरफेस टेंशन कम हो गया तो जो ये जो ऊपर खींचने वाला फोर्स था वो कम हो जाएगा. मतलब ये अब ऊपर नहीं, थोड़ा सा कम ऊपर जाएगा. मतलब इट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर. नाउ द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द कैपिलरी विल बी लेस देन 10 सेंटीमीटर. और द स्क्वायर प्लेट इज इन वाई जेड प्लेन. मैंने बोला ये वाई है, ये जेड है, इसमें हमने बोला क्या रख दिया, स्क्वायर प्लेट रख दिया. ओके, तो हमारे पास सपोज एक है ना एक्सिस है, अंदर की तरफ यहाँ पे जा रही है ना, अंदर की तरफ है ना, वाई जेड एक्स एक्सिस ऐसे, ठीक है ना. मैंने बोला यहाँ से जा रही है तो जो आई एक्स होगा वो आई वाई प्लस आई जेड होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से, है ना. तो लोग जल्दी में ऑल ऑफ दिस लगा देंगे, लेकिन भाई एक समझने की बात है, अगर हम जैसे जो भी आप कोई आदमी भी अगर आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड लगा रहा है, उसको ये सोचना चाहिए कि आई एक्स में हमारे पास मास है ही नहीं, एक्स में हमारे पास मास है ही नहीं, तो हम वहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कैसे, सॉरी, है ना. आई एक्स में मास डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं ना, तो प्लेट में दो परपेंडिकुलर एक्सिस होना चाहिए जो कि पास होना चाहिए मास से, तो मास है ही नहीं ना यार, है ना, तो उसमें नहीं हो सकता. तो हमारे पास एक ही होगा, आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड. A cell of mass 20 kg at rest explode into 2 fragment. हमारे पास एक सेल था जो कि रेस्ट पे था, वो 2 फ्रैगमेंट में टूट जाता है 2/3 के रेशियो पे. अगर हमने बोला सर 50 को 5 टुकड़े हो रहे हैं 20 वाले केजी के, 20/50 5 टुकड़े होंगे तो मतलब एक टुकड़े का 4 kg, तो 2 रेशियो में है, तो मतलब एक का 8 kg बन रहा है और एक का 12 kg बन रहा है, ठीक है ना. एक का 8 kg का 12 kg. द स्मॉलर फ्रैगमेंट मूव विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी द लार्जर फ्रैगमेंट, ठीक है ना. स्मॉलर फ्रैगमेंट अगर कितने से जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, तो लार्जर वेलोसिटी निकाल लेते हैं. वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन से, और फिर वेलोसिटी निकालने के बाद क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. वेलोसिटी निकालने के बाद क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. चलो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं सर, पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं ना. पी इनिशियल इसका हो जाएगा 8 × 6 बराबर 12 × v, तो ये हो जाएगा 6 से 8 48, तो v आएगा 4, तो इसका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ मास हो जाएगा 12 × v स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 8 है ना. 12 × 8, 12 8 96 जूल. ओके, a electron in hydrogen atom makes a transition from n बराबर 3 to n बराबर 1. द रिकॉयल मोमेंटम ऑफ एच एटम विल बी, ठीक है ना. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांजिशन कर रहा है n बराबर 3 से n बराबर 1 में. n बराबर 3 से n बराबर 1 में जब ये इधर आ रहा है तो हम लैम्डा बराबर एच अपॉन पी जानते हैं, ठीक है ना. रिकॉल मोमेंटम पूछा तो एच लैम्डा निकाल लें पहले, तो लैम्डा निकाल लेते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला से 1 लैम्डा बराबर आर जेड स्क्वायर हाइड्रोजन 1/1/3 का स्क्वायर 9 -1/1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना. तो हमारे पास जो लैम्डा आएगा है ना वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 - 1, है ना यार. चलो 9 साइन को छोड़ो, ठीक है ना. तो 9 - 1 8/9, ठीक है ना. 8/9 है ना इंटू आर, तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 9/8 इंटू आर 1/r, सॉरी 1/r की वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है 912 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10. तो 8 1 जा 8 8 1 जा और 8 1 फिर जाएगा, फिर 1 जा, फिर 32 4 जा, तो 9 4 36 का 6 3 कैरी 9 1 जा 9 और 12 का 2 1 कैरी 9 1 जा 9 और 1 10 इंटू 10⁻⁻10. ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा आ गया. तो लैम्डा आने के बाद हमने बोला ये लगभग है ना 1026 आ रहा है, ठीक है. तो लैम्डा पी हमको चाहिए तो एच अपॉन लैम्डा लिख दो, 6.6 इंटू 10⁻⁻30 इंटू 10⁻10, तो ये हो जाएगा 10⁻24. तो ये हमारे पास 6.6 है, इसको हजार मानूंगा, मैंने माना है कम, तो जो आंसर आएगा माना है कम, तो आंसर जो आएगा वो आएगा ज़्यादा. मतलब जो एक्चुअल आंसर है वो जो आंसर आएगा हम कैलकुलेट करने के बाद हमारे उससे कम आएगा, ठीक है ना. तो ये लगभग 6.6 इंटू 10⁻⁻, ये तो 24 आ रहा है, 24 आ रहा है और 24 ऊपर जाने में -3 27 होगा.
तो जो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आएगा ना वो इससे कम आएगा, कि हमने इस वैल्यू क्या मानी है, कम। तो 6.6 से कम 6.45, ठीक है ना, 6.6 से कम 6.45 इन 10⁻⁻27। When electron revolve around the nucleus, then the ratio of magnetic movement of angular momentum is, and the ratio of magnetic movement to angular momentum, मैग्नेटिक मूवमेंट टू एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताओ। हम जानते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कितना होता है, E/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। तो m/l जो हो जाएगा वो E/2m होगा। कैसे निकालते हैं, हमने बोला v बराबर NH/2π। कैसे डिराइव करेंगे, v बराबर हमने बोला mvr बराबर mvr दैट इज एंगुलर मोमेंटम बराबर NH/2π, और ये हो गया एक इक्वेशन। और हमने बोला मैग्नेटिक मूवमेंट लिखता हूँ I इंटू ए, आई बराबर करंट कितना होगा, Q/T, टी हो जाता है 2πr/v इंटू ए। अब दोनों से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, L है हमारे पास m है, दोनों को डिवाइड कर करके जुगाड़ी लगा कर हम आंसर निकाल लेंगे कितना। हमको इंपॉर्टेंट यही है कि सर यहाँ पे m बराबर, इतना डेरिवेशन नहीं करेंगे, m बराबर E/2m इंटू एल, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा है ना, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, कैसे रखेंगे है ना, m साथ नहीं होंगे, ऊपर नीचे mm नहीं होंगे, ऐसे याद लेना है ना, ऊपर नीचे mm नहीं होंगे, ऐसे याद लेना है, क्योंकि भूल जाते हैं लोग, ठीक है ना। तो लोग इधर की m हो इधर, इसको भूल जाते हैं। तो mm साइड एक साइड नहीं होंगे, mm एक साइड नहीं होंगे, E/2m। रेडियोएक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट हैज इट्स डिसइंटीग्रेशन रेट 5000, डिसइंटीग्रेशन दे दिया है 5000 नंबर, जिससे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर जिससे कैलकुलेट कर लेते हैं 5000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और 5000 से 2500 हो जाएगा, 2500 से 1250 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स t½ इज इक्वल टू 5 मिनट्स, ओके है ना। तो आफ्टर 5 मिनट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज 1250, देन डीके कांस्टेंट इज लैम्डा, हमसे पूछा है डीके कांस्टेंट, हमको लैम्डा पूछा है। t½ की वैल्यू कितनी आ रही है, t½ की वैल्यू 2.5 आ रही है, t½ की वैल्यू है ना, t½ बराबर हम जानते हैं जो लैम्डा होता है वो ln2/k होता है, k है ना, है ना, ln2/k की वैल्यू हमको निकालनी है t½ है ना, k बराबर ln2/t½ हो जाएगा 2.5, दैट इज 10/25 इंटू ln2, ये हो जाएगा 2/5.4 ln2। When a metallic surface of threshold wavelength 4 lambda is illuminated with a light of wavelength lambda, the stopping voltage is V. When the same surface is illuminated with the light of wavelength 2 lambda, ठीक है सर। When a metallic surface of threshold wavelength 4 lambda, एक metallic surface है ना, जिसका threshold wavelength lambda नॉट दे दिया है 4 lambda, is illuminated with the light of wavelength hc/lambda minus hc/4 lambda, 4 lambda is equal to V0 EV0 है ना, EV stopping potential है ना, the stopping potential is V, so kinetic energy maximum EV0 EV, okay। when the same surface is illuminated with the light of wavelength 2 lambda, hc/2 lambda minus hc by है ना, सेम सरफेस है ना, सेम सरफेस है, तो सेम सरफेस बोल दिया है, तो यहाँ पे 4 लैम्डा नॉट ही होगा है ना। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V/3। अरे यार, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटेलिक सरफेसिस, मैं सिंपल सी बात है, इनकी कहने के मतलब समझ रहा हूँ। क्वेश्चन में गलती कर दिया प्रिंटिंग में, लेकिन यहाँ पे ये पूछना चाहते हैं, पहले तो इतना था, बाद में जब कैमरा एनर्जी इतना किया तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा ये पूछना चाहते हैं, EV', ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे, क्योंकि जनरली यही पूछा जाता है यार, तो एग्जामिनर की सोच हमको पकड़नी है भाई, छोड़ना नहीं, इस क्वेश्चन को बना लेंगे है ना। 4 लैम्डा है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है ना, इसको मैंने 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 - 1/4 लैम्डा, ये कितना आएगा 4 - 1/4 लैम्डा अपॉन ऊपर ना, तो यहाँ पे 4 लैम्डा, यहाँ पे 2 - 1/4 लैम्डा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये इससे खलास, तो ये हो जाएगा V, और इधर V' निकालना है हमको, तो V/V' इज इक्वल टू 3/1, दैट इज V' बराबर V/3।
या फिर ऑप्शन को देख के हम पता लगा सकते हैं ये पूछना क्या चाहता है हमसे। If an electron and a photon propagate in the form of wave having the same wavelength, it implies that they have the same magnitude of, है ना। अगर वो सेम वेवलेंथ से जा रहे हैं तो हम जानते हैं डी ब्रोगली बोलता है सर लैम्डा बराबर h/p। तो अगर वो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं सेम लैम्डा से वो मूव कर रहे हैं प्रोपागेट इन द फॉर्म हैविंग द सेम वेवलेंथ, है ना, देन दिस इंप्लाइज दैट दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड बोल दिया ना, तो मैग्नीट्यूड मोमेंटम सेम होगा। फॉर द गिवन लॉजिक गेट द ट्रूथ टेबल इज, ये हमारे पास क्या गेट है सर ए डॉट बी, है ना, डॉट, है ना, नैंड गेट है। ओके, तो उसके लिए ट्रूथ टेबल बोलना है तो 0 1 1, है ना, 0 0। चलो उसके लिए मैंने बोला ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। जब इसको 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ए डॉट बी करेंगे 0 का बार, है ना, 0 का बार 1 1 डॉट 0 0 का बार 1 1 डॉट 0 0 का बार 1 1 डॉट 1 1 का बार 0। तो सी की वैल्यू 1 1 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। सी की वैल्यू 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 यहाँ पे है, और यहाँ पे सी में 1 डॉट 1 1 का बार 0। यस, सी सही दिख रहा है। इन ट्रांजिस्टर के अंदर बात करें तो जो हमारे पास एमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर, है ना, हैवीली डोप्ड होता है सर। एमीटर के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने चाहिए तो हमारे पास करंट अच्छे से बहेगा। और कलेक्टर होता है मॉडरेटली डोप्ड और बेस होता है लाइटली डोप्ड, ठीक है ना, सबसे लाइटली डोप्ड। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एमीटर इज मोर डोप्ड देन कलेक्टर, बिल्कुल सही है। कलेक्टर इज मोर हाईली डोप्ड देन एमीटर, नहीं, कलेक्टर जो होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है एमीटर के मुकाबले। ट्रांजिस्टर इज यूज एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन बेस में एम्पलीफायर से यूज कर रहा है, कोई बात नहीं, है ना। लोड रेसिस्टेंस दे दिया आर आउटपुट, लोड मतलब आर आउट दे दिया हमको 5000 ओम। ओके, इन द करंट गेन, इन द एम्पलीफायर इज, है ना, करंट आउट आई आउट अपॉन आई इन हमको दिया कितना है 0.98 दिया है, ठीक है। देन इनपुट रेसिस्टेंस इज, है ना, आर इन कितना होगा हमारे पास 5 ओम। देन वोल्टेज गेन, कोई बात नहीं, वोल्टेज गेन हमारे पास क्या होगा आई गेन इंटू, है ना, आर गेन, ठीक है ना, आई गेन इंटू आर गेन, अगेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। तो आई गेन हमारे पास कितना हो रहा है 98/100, है ना, वी बराबर यही लगता है सब तरह। आई आर हो जाएगा 500 आउटपुट, सॉरी 5000 अपॉन 5, ये हो जाएगा 1000 यहाँ से खलास कर दिया, यहाँ से आई इंटू ना, सॉरी ये 70 दिया है, ये 70 दिया है, ये हो गया 970, 70 70 कैंसिल 1 जा, और ये हो जाएगा 1 जा 28 4 जा, कचरा कर दिया यार। तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन होगा वो आई गेन जो कि 0.98 इंटू आर गेन जो कि 5000 अपॉन 70, ये 0 और यहाँ से ये 100 है, ये 0, तो 98 इंटू 5/7, ये 1 जा 28 4 जा 14 5 जा 70 हमारे पास वोल्टेज है नेक्स्ट में है। चलो टिक करके भागो। ओके, क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 6, मतलब एंगल ऑफ, है ना, प्रिज्म एंगल दे दिया, इज टू बी यूज फॉर डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डिस्पर्सन 0 है, मतलब θ1 + θ2 = 0 फ्रॉम द क्राउन ग्लास, ठीक है ना। तो हम जानते हैं जो डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन = μv - μr × a, ठीक है। तो हमारे पास दोनों में जो डिस्पर्सन होगा वो सेम होगा, तब तो क्या होगा, नो डिस्पर्सन, ठीक है ना। तो हमारे पास दोनों को इक्वेट करना है, तो μv, तो दोनों का माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा माइनस कम कर दो, ज़्यादा माइनस कम करेंगे μv - μ1, है ना। तो 1.523 - 1.513, तो 0 2 में 1 1 5 में 5 0 0, ठीक है ना। 0.10 आया क्या डिफरेंस, इनटू इसको क्या करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 0.01 × 6 = दूसरे का डिफरेंस कितना आ रहा है ना, 1. दूसरे का डिफरेंस क्या आ रहा है, दूसरे का डिफरेंस आ रहा है 1.665 - 1.645, तो 0 2 0 0, तो 0.02 इंटू अल्फ़ा, ये दूसरे का प्रिज्म एंगल है, तो ये 1 जा, ये 2 जा, ये हो जाएगा 3 जा। प्रिज्म एंगल जो आएगा दूसरे का अल्फ़ा वो कितना है 3 डिग्री।
A beam of light consisting of red, green, and blue color is incident on isosceles right angle triangle as shown in the figure. The refractive index of the material of the prism for red, green, and blue are. म्यू रेड दे दिया है इसको क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन में जल्दी जल्दी गलती नहीं होनी चाहिए, तो इसको लिख लिया जाए, धीरे धीरे किया जाए इस क्वेश्चन को। तो ग्रीन हो गया और ब्लू हो गया, तो इसके लिए दिया है हमको 1.39, 1.43, 1.47, ठीक है। अगर ये राइट एंगल प्रिज्म है तो साइन थीटा सी जो होता है वो 1/μ होता है, और हमारे पास अगर 45 डिग्री है तो म्यू बराबर है ना TIR होने के लिए जो म्यू होगा 1.414, ठीक है। हम जानते हैं TIR में क्या होता है, TIR में हमारे पास एक राइट आती है, ये थीटा सी है, ये थीटा सी है, और अगर हमने बोला अगर इसका म्यू ज़्यादा है, म्यू ज़्यादा साइन थीटा सी कम, जैसे कि इन दोनों केस में ये 1.41 से ज़्यादा है तो इसका म्यू ज़्यादा है 1.41 से, साइन थीटा सी जो होगा ना वो 45 से कम होगा, है ना। 45 से कम होगा मतलब 45 से कम होगा थीटा सी, मतलब 45 पे अगर इंसिडेंट करेंगे तो उनका TIR हो जाएगा, मतलब रेड और ब्लू का TIR हो जाएगा। तो सेपरेट रेड फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू, यस है ना, रेड ग्रीन और सॉरी ये रेड नहीं है, ये ग्रीन है, ग्रीन है, ये ग्रीन है, ग्रीन और ब्लू का क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा, रेड का TIR नहीं होगा, तो रेड और ग्रीन और ब्लू अलग अलग हो जाएंगे ना, रेड अलग हो जाएगा और ग्रीन और ब्लू अलग अलग साइड हो जाएंगे, मतलब रेड एक साइड और ग्रीन और ब्लू, रेड एक साइड और ग्रीन एंड ब्लू एक साइड, तो ग्रीन और ब्लू भाई भाई अलग साइड चल देंगे और रेड अलग साइड चले जाएगा, तो सेपरेट हो जाएंगे रेड से ग्रीन और ब्लू, है ना। मोनोक्रोमेटिक वेव plane wave of speed c and wavelength lambda is diffracted at small aperture. The diagram illustrates successive wavefront. After what time will some portion of the wavefront xy reach p? ठीक है, तो हमने इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो सक्सेसिव वेव फ्रंट है उनका बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा, तो यहाँ पे जो सक्सेसिव वेव फ्रंट है ना वहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस देखने को मिलेगा वो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, डिस्टेंस जो हो गया 3 लैम्डा। तो हमको पूछा है क्या, टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 3 लैम्डा बाई c आ जाएगा हमारे पास। द कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंज इन एनी इंटरफेरेंस पैटर्न डिपेंड ऑन, कंट्रास्ट मतलब फ्रिंज विजिबिलिटी, है ना, फ्रिंज विजिबिलिटी मतलब कॉन्ट्रास्ट, है ना, फ्रिंज विजिबिलिटी मतलब कॉन्ट्रास्ट, और जो फ्रिंज विजिबिलिटी होती है वो रेशियो ऑफ I1 अपॉन I2 पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी रेशियो,